हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीबीकल बीएड क्लासेस में। बीएड फर्स्ट ईयर थर्ड पेपर दोस्तों शुरुआत कर चुके हैं। आज इसका दूसरा क्लास हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दूसरा क्लास समझने की कोशिश करते हैं। पहली क्लास में दोस्तों हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके थे, तीसरा जो प्रश्न है यहाँ तक कवर कर चुके थे। आज हम लोग चौथा प्रश्न कवर करने वाले हैं। चौथा प्रश्न है ई अधिगम की विशेषता क्या है। तो जो ई अधिगम है उसकी क्या विशेषता है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पेन है, ठीक है, जो मोबाइल पे लिखने वाला है पेन है। अब देखिए जो ये पेन है ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम इससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ सीखेंगे ज़रूर। तो इसका मतलब ये है कि जो ये टेक्निक है जिसके माध्यम से हम सीखने जा रहे हैं, इस पेन की कुछ विशेषता है और इस पेन की कुछ विशेषता है। इन दोनों पेनों में अपनी अपनी विशेषता है। तो जो भी इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो गुण हैं, उन्हीं को विशेषता कहते हैं। चलिए उन्हीं को समझते हैं कि जो ई अधिगम है उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं। पहला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, यह इंटरनेट सेवाओं और वेब तकनीक से युक्त ऑनलाइन अधिगम होता है। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में लिखा गया है, जो पहला पॉइंट है कि जो ई अधिगम होता है इंटरनेट सेवाओं और वेब तकनीक से युक्त जो है ऑनलाइन एक अधिगम होता है। मतलब हम ऑनलाइन जो है सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जैसे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, यह कंप्यूटर सह अधिगम तथा कंप्यूटर आधारित अधिगम से अधिक व्यापक है। बहुत ही सिंपल वर्ड में लिखा गया है और समझने की कोशिश करी। लिखा गया है यह कंप्यूटर सह अधिगम तथा कंप्यूटर आधारित अधिगम से अधिक व्यापक है। मतलब ये कि जो हम कंप्यूटर निस्सह अधिगम, जो कंप्यूटर के साथ में जो चीज़ सीखते हैं, यानी कंप्यूटर से या कंप्यूटर के द्वारा जो सीखते हैं, और कंप्यूटर आधारित अधिगम यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कंप्यूटर से सीखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कंप्यूटर पर आधारित होती हैं। इन दोनों में जो है थोड़ा सा डिफरेंस है और इनमें अधिक व्यापक है कौन सा, जो है ई अधिगम। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसे दृश्य श्रव्य अधिगम, बहुमाध्यम अधिगम, दूरस्थ अधिगम आदि के समानार्थी नहीं समझना चाहिए। यहाँ पे जो वर्ड कहा गया है इसका मतलब ये है, इसे दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, अधिगम तो इसे देखकर सुनकर अधिगम ये है। बहुमाध्यम अधिगम मतलब जो इंटरनेट है इसके माध्यम से हम बहुत चीज़ सीख सकते हैं। दूरस्थ अधिगम मतलब कि आप घर बैठे आसानी से जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से पढ़ सकते हैं, या फिर जो है आप जो है लखनऊ से पढ़ सकते हैं, या फिर जो है आप जो है उत्तराखंड से पढ़ सकते हैं। मतलब ये है कि कहीं न कहीं आप जो है दूरस्थ जो है शिक्षा के माध्यम से आप इसे ग्रहण कर सकते हैं। आदि के समानार्थी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मतलब जो इंटरनेट के माध्यम से हम सीख रहे हैं उसको हम समानार्थी समझ, इसको जो है नहीं समझना चाहिए। यहाँ बातें ये कही गई हैं। अगला पॉइंट ये है, इसमें इंटरनेट आधारित संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट और वेब आधारित अनुदेशन अवश्य सम्मिलित होते हैं। इसमें कहा गया कि जो इंटरनेट आधारित संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन जो होता है, जैसे आपने ईमेल बनाया होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बात की होगी, चैट और वेब आधारित अनुदेशन, तो ये सब जो है अधिगम का ही एक हिस्सा है, अधिगम का एक पार्ट है। पांचवा पॉइंट देखिए यहाँ पे, कंप्यूटर आधारित अधिगम जैसे कि आभासी कक्षा, कृत्रिम बुद्धि, बहुमाध्यम अधिगम आदि का प्रयोग शिक्षण अधिगम के लिए इंटरनेट के माध्यम से होता है, तो इसे ई अधिगम कहते हैं। यहाँ पे जो पांचवा लाइन कहा गया है इसकी तरह से एक तरह से परिभाषा हम कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा बताई गई है। जैसे कि आभासी कक्षा, आभासी कक्षा मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप आभास करिए कि ये कक्षा है, ये क्लास में बैठे हैं, आप ये महसूस करिए। तो आप जब आभास करेंगे तो आप कहेंगे इंटरनेट के माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आपको कक्षा की फीलिंग आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आप सही हैं, बिल्कुल बेटर हैं। तो आभासी कक्षा मतलब कि आप एक कक्षा की तरह आपको आभास कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धि, बहुमाध्यम अधिगम मतलब कृत्रिम बुद्धि के जो आपको जो सीख पा रहे हैं उसके द्वारा जो अभी आपके अंदर बुद्धि जो भी विवेक आ रहा है वो बातें कही जा रही हैं। बहुमाध्यम अधिगम मतलब बहुत से चीज़ों को हम आसानी से सीख सकते हैं। आदि का प्रयोग शिक्षण अधिगम के लिए यदि इंटरनेट के माध्यम से होता है, ये जो बातें कही गई अगर इनका प्रयोग इंटरनेट के माध्यम से अगर किया जाए तो उससे हम ई अधिगम कहते हैं। इस लाइन को परिभाषा में अगर आपसे पूछ ले कि जो है ई अधिगम क्या है, तो आप ये लाइन ज़रूर ऐड कर देंगे, ये लाइन पूरा लिख देंगे तो आपको जो है ये आंसर यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे है,
कठोर उपागम के साधन कौन कौन से हैं? तो जो कठोर उपागम है, ये एक उपागम मैंने बताया था कि जो है इसे मॉडल कहते हैं या फिर अप्रोच कह सकते हैं। इसके 2 उपागम के साधन हैं, देख सकते हैं कौन कौन से। तो यहाँ पे जो साधन है, पहला है यहाँ पे श्रव्य और दूसरा है दृश्य साधन। तो श्रव्य का मतलब क्या, सुनना, और दृश्य का मतलब देखना। तो यहाँ पे जो कठोर उपागम के साधन और 2 हैं, यहाँ पे इसे आसानी से समझ सकते हैं। अगला दोस्तों जो प्रश्न है आपका यहाँ पे, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बताइए। तो जो छठा प्रश्न है, शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, नहीं, शिक्षा ग्रहण करने के कितने सारे प्रकार हैं, टाइप्स हैं तकनीकी में देखा जाए तो शिक्षण तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और अनुदेशन की रूपरेखा। तो ये 4 प्रकार से हैं, इसे डिटेल में हम लोग समझेंगे आगे। आगे यहाँ पे है अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शैक्षिक दूरदर्शन से क्या आशा है। तो जो शैक्षिक दूरदर्शन है, इसका क्या तात्पर्य है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। इसके बाद जब प्रश्न समझ जाएंगे, आंसर अपने आप सटीक निकल कर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शैक्षिक दूरदर्शन लिखा गया है, शैक्षिक यानी शिक्षा से संबंधित। दूरदर्शन क्या है, इसको समझते हैं। दूरदर्शन का शाब्दिक अर्थ है दूर से किसी वस्तु को देखना। तो दूर मतलब कि किसी वस्तु को दूरदर्शन में देखना, तो किसी वस्तु को दूर से देखना क्या है, दूरदर्शन है। दूरदर्शन वह माध्यम है जिसके द्वारा हम देश विदेश में घटित घटनाओं, महत्वपूर्ण ज्ञानात्मक बातों, मनोरंजन करने वाले कार्यक्रमों का सजीव चित्र देखते हैं और उनकी आवाज़ भी सुनते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे यहाँ तक जो बातें कहेगी बहुत सिंपल वर्ड में कहा गया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं इसमें है। दूरदर्शन मतलब ये होता है कि आप घर बैठे, जैसे कि दूरदर्शन जो चैनल है आप देखे होंगे, तो दूरदर्शन के माध्यम से जो है हम देश विदेश में जो घटित घटनाएँ होती हैं, जैसे अभी देखिए हाल ही में उड़ीसा में जो ट्रेन दुर्घटना हुई, आपने उसको देखा होगा। तो ये क्या है, दूरदर्शन, आप दूर से जो घटित घटनाएं हैं उनको आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे बातें आप ये कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या कहा गया है, दूरदर्शन को टेलीविज़न या टीवी कहकर भी संबोधित किया जा सकता है या किया जाता है। तो दूरदर्शन को टेलीविज़न, जैसे कि आपने देखा होगा, एक जो है दूरदर्शन चैनल है, ठीक है। यह प्रायः दूरदर्शन से मनोरंजनात्मक दृश्यों, सिनेमा के अतिरिक्त ज्ञानवर्धक या शिक्षा संबंधी कार्यक्रम भी प्रसारण किया जाता है। तो यहाँ पे जो बातें कहेगी, सच्चे दूरदर्शन मतलब कि शिक्षा को किसी दूरदर्शन के माध्यम से भी समझा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। आगे देखिए, दूरदर्शन द्वारा प्रसारित शिक्षाप्रद कार्यक्रमों को ही शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन में अगर समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो दूरदर्शन है, इसके द्वारा प्रसारित जो शिक्षाप्रद यानी शिक्षा के संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, वो कार्यक्रम हैं, उनको ही शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है। आगे इसमें कहा गया है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1995 द्वारा ज्ञान दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण विविध शिक्षा स्तर से संबंधित विविध पाठ्यक्रमों एवं विषयों से संबंधित दिया जाता है, जो सच्चे अर्थों में शैक्षिक दूरदर्शन के अंतर्गत रखा जाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा उच्च कक्षाओं से संबंधित विविध विषयों के पाठ्यक्रमों का प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाता है। ये सभी कार्यक्रम शैक्षिक दूरदर्शन के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आप सभी अच्छे से जानते हुए कोरोना काल में बहुत ज़्यादा जो है दूरदर्शन का प्रयोग किया गया था, मतलब कि जो तकनीकी है, शैक्षिक तकनीक का प्रयोग किया गया था, कहीं कि इसमें जो है और ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो ये सारी बातें जो कही गई हैं, इसमें आप 2 लाइन में समझ सकते हैं कि जो दूरदर्शन है, इसके द्वारा जो शिक्षा संबंधी जो कार्यक्रम है उसको प्रसारित किया जाता है, उसी को शैक्षिक दूरदर्शन कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, अनुदेशन तकनीकी की विशेषताएं बताइए। यहाँ विशेषताएं पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट क्या ले सकते हैं, अनुदेशन तकनीकी का प्रमुख कार्य सूचना प्रदान करना है। तो ये जो विशेषता पूछा गया है, किसकी पूछा गया है, अनुदेशन तकनीकी का। और अनुदेशन तकनीकी का तात्पर्य क्या कर सकते हैं, जो मुख्य कार्य इसका है वो है सूचना प्रदान करना। अनुदेश मतलब क्या होता है, अनुदेश करना, किसी को आदेश देना या फिर आज्ञा देना, है ना। तो हम कह सकते हैं जो अनुदेशन तकनीकी है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है, सूचना प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट देखिए, अनुदेशन तकनीकी के माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे जो बातें कहा गया है, इसका मतलब है कि जो अनुदेशन तकनीकी है, इसके माध्यम से ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है। मतलब यह है कि जो ज्ञानात्मक उद्देश्य, जो हमारे उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक संबंधित, उनको और अधिक
प्रभावशाली विधि से प्राप्त किया जा सकता है और अच्छे तरीके से प्राप्त किया जा सकता है अगर अनुदेशन तकनीकी और अच्छे से किया जाए। आगे देखिए, छात्रों को इस तकनीकी के प्रयोग से अपनी गति के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो अनुदेशन तकनीकी है यानी जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, मोबाइल है, आप इस मोबाइल के माध्यम से जो आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उसके बदले जो है आपके अंदर जो ज्ञान आ रहा है उसका कहीं न कहीं प्रभाव तो पड़ेगा ही आपके लाइफ में, ठीक है। तो वही बातें यहाँ कही जा रही कि छात्रों को इस तकनीकी का प्रयोग से अपने गति के अनुसार सीखने के अवसर मिलते हैं। भाई जिसकी जितनी क्षमता होगी, जितनी कैपेसिटी होगी, उसी के अनुसार वो सीख पाएगा, समझ पाएगा चीज़ों को। चौथा पॉइंट देखिए, अनुदेशन तकनीकी में सही उत्तरों का पुनर्वलन होता है। पुनः मतलब पुनः दोबारा, वलन मतलब मजबूती मिलती है। ये जो अनुदेशन तकनीकी है इसके द्वारा सही उत्तरों का जो है पुनर्वलन मिलता है, मतलब कि उससे हमें दोबारा समझने में मजबूती मिलती है, कहीं न कहीं हमसे गलतियाँ नहीं होती हैं, तो सही उत्तर का पुनर्वलन मिलता है, ठीक है। आगे देखिए पाँचवा पॉइंट, अनुदेशन तकनीकी मनोवैज्ञानिक दर्शन तथा विज्ञान के सिद्धांतों तथा आविष्कारों का प्रयोग करती है। सिंपल से वर्ड में लिखा गया है कि जो अनुदेशन तकनीकी होता है इसमें मनोविज्ञान, दर्शन, विज्ञान के सिद्धांतों तथा आविष्कारों का प्रयोग किया जाता है, तो अनुदेशन तकनीकी जो है और परफेक्ट बन जाती है, जिसके माध्यम से हम और अच्छे से उसको सीख पाते हैं। छठवां पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, इसके माध्यम से अनुदेशन सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। मतलब कि जो अनुदेशन तकनीकी है इसके माध्यम से जो अनुदेशन यानी जो आदेश हैं, जो हम निर्देश दे रहे हैं, जो सूचनाएं प्रदान कर रहे हैं, उस सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। आगे है 7वां पॉइंट, यह तकनीकी पाठ है वस्तु का विश्लेषण कर विषय के विभिन्न प्रकरणों में तारतम्य बनाए रखती है। तारतम्य मतलब होता है कि यहाँ पे हम कह सकते हैं एक अनुकरण होता है, या हम कह सकते हैं किसी चीज़ को कंटिन्यूटी बनाए रखना, लगातार बनाए रखना, है ना। तो यहाँ पे जो प्रकरण है उनको तारतम्य बनाए रखती है, मतलब उनको जो है एक अनुक्रम में बनाए रखती है। अगला पॉइंट है यहाँ पे, यह कक्षागत परिस्थितियों में टर्मिनल बिहेवियर का मूल्यांकन करती है। टर्मिनल बिहेवियर का तात्पर्य जो व्यक्ति के या बालक के जो अंतिम व्यवहार होते हैं उसका मूल्यांकन करती है, ठीक है। यानी जो अनुदेशन तकनीकी इसके माध्यम से किसी बालक व्यक्ति के जो अंतिम व्यवहार होते हैं उनका मूल्यांकन करती है। लास्ट पॉइंट है 9वां, यह शिक्षकों के अभाव में भी शिक्षण प्रक्रिया जारी रखती है। इसका मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपके क्लास में कोई शिक्षक उस दिन नहीं आए हैं और आपके क्लास में जो है टेलीविज़न लगा हुआ है, वहाँ पे जो है उनके ही क्लास के जो है वीडियो अगर रिकॉर्डिंग उसमें है तो वो पुनः उसको दिखाकर जो है उससे शिक्षण प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। तो शिक्षकों के अभाव में भी शिक्षण प्रक्रिया जो है इसमें जारी रहती है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। अगली क्वेश्चन पर हम लोग कवर करेंगे अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।